हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑर्गेनाइजिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आज फिर से करेंगे पार्ट 2। ऑर्गेनाइजिंग, हाँ मतलब अरेंज करना। आम भाषा में बोलें तो चीजों को, रिसोर्सेस को अरेंज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के तरीके, तो एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना, मतलब काम को फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करना। चलिए समझते हैं। तो अगर बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक फंक्शन है उसको सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स में चेंज कर देना। समझाने के लिए कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेते हैं एग्जांपल अप्सरा। नाम सुना है? अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। तो अप्सरा पेंसिल्स लिमिटेड, ये कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट पेंसिल बनाती है। अब इसके यहां पेंसिल बनता है तो इसके लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। यहां पर क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? पेंसिलें बनती है, हाँ पेंसिल्स बनती है। तो एक डिपार्टमेंट होगा जहां पर सेल्स का काम होता होगा। यहां पर क्या होता होगा? इनका काम होगा सिर्फ पेंसिल्स को बेचना। उसी तरह से एक अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, और उसी तरह से पर्सनल डिपार्टमेंट होगा, स्टाफ को अपॉइंटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स करना। तो काम को फंक्शन के बेसिस पे क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। बस इसी का नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब आते हैं क्यों फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या फायदे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजिंग करने के क्या फायदे हैं। पहला तो यह समझना है कि फंक्शन को एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, मतलब जितने लोग प्रोडक्शन से जुड़े काम कर रहे होंगे, अब उसमें लेबर होंगे, फोरमैन होंगे, लेबर्स के हेड सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, इवन प्रोडक्शन हेड, फैक्ट्री हेड हो सकता है, वो सारे इसके अंदर बिलोंग करेंगे। देखा? तो वो सारे ग्रुप्ड अंडर वन फंक्शन होंगे, तो उसको एक डिपार्टमेंट बना देंगे। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लॉजिकल है, टाइम प्रूवन है, नेचुरल है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही करना ही चाहिए, ये नेचुरल तरीका है डिवाइड करने का काम को। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशन को, काम को बार बार करवाना होता है, इसीलिए इसमें हो जाती है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। इससे काम कम समय पे होता है और कम खर्चे में भी हो जाता है। तो इट सेव्स कॉस्ट एज वेल इट सेव्स द टाइम ऑल्सो। बात करते हैं फंक्शनल की और एडवांटेज की। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना पॉसिबल है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो यूजुअली क्या होता है? प्रमोट सेल्स करना, नई ब्रांचेस ग्रो करना, ग्रोथ देखना। और क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर? इट फैसिलिटेट्स सुपरविजन। ऐसे लोगों को सुपरविजन करना पॉसिबल है, इजी है। क्यों? क्योंकि एक जैसे नेचर का वो काम कर रहे होते हैं। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए। आइए एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का और भी स्ट्रक्चर देख लें। कुछ इस तरीके से है। कंपनी के टॉप पे, यस, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके नीचे है मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर है 3 फंक्शन के बेसिस पे प्रोडक्शन का फंक्शन देखने वाले प्रोडक्शन मैनेजर, फिर उनके नीचे हैं उनके सबऑर्डिनेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड, क्वालिटी कंट्रोल के हेड, फैक्ट्री मैनेजर एंड परचेज मैनेजर। सिमिलरली परचेज मार्केटिंग का काम करने वाले अलग देखेंगे, और लास्ट में फाइनेंस। क्लियर है? बात करते हैं इसमें और फायदे क्या हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कंट्रोल करना और इजी है, इट परमिट्स इफेक्टिव कंट्रोल। लास्ट, डुप्लीकेशन नहीं होता है एफर्ट का, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है, कम रिसोर्सेज में भी काम किया जा सकता है। अब इसकी डिसएडवांटेज, अच्छा ये तो बहुत बता दी। फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहां पर स्पेशलाइजेशन होने की वजह से, तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो एक ही काम को बार 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 करेंगे, वो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि उसी काम में वो माहिर हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? दे आर नॉट एबल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मतलब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर नहीं सोच पाते हैं, वो सिर्फ अपने जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं बस उसका पर्सपेक्टिव, उसका ध्यान रखते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि प्रोडक्शन हेड है,
जो प्रोडक्शन मैनेजर है, अब उसे सिर्फ फैक्ट्री से प्रोडक्शन के फंक्शन से मतलब है, अपने नीचे जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट से मतलब है, सेल हो रही है नहीं हो रही है, अकाउंटिंग और फाइनेंस गया भाड़ में। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन वेलबींग का नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट, ये डिसएडवांटेज है, इट इज डिफिकल्ट टू अपहोल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। अज्यूम करते हैं कि सेल नहीं हो रही है, मैंने एग्जांपल दिया था अप्सरा पेंसिल का, पेंसिलें नहीं बिक रही हैं, सेल डाउन है, तो क्या करेंगे? सेल्स डिपार्टमेंट पे इल्जाम लगाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा अरे मैं तो पेंसिल तो बेच रहा हूं, पेंसिल की क्वालिटी लगता खराब है, तो सारा इल्जाम किस पे चला गया? परचेज डिपार्टमेंट पे। परचेज डिपार्टमेंट वाले कहेंगे कि हमने तो रॉ मटेरियल खरीदा था, वो जो खरीदा था वो कम पैसे में खरीदा था, कैश डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कम पैसे दिए थे, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं। देयर इज नो वन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफिकल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगाना। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट काम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्किल को लेके काम करते हैं, तो इनका प्रोस्पेक्टिव नजरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है। नतीजा ये इनफ्लेक्सिबल है। अगर आप चाहते हैं इनकी पोजीशन चेंज करना, जैसे प्रोडक्शन वाले को उठा करके, जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है उसको उठा करके आप चाहते हैं मार्केटिंग में चला जाए, जवाब है वो नहीं जा पाएगा, वह उसका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसी काम को लगातार कई समय से, काफी समय से कर रहा था। बस ये प्रॉब्लम है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। और क्या डिमेरिट है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनके बीच में क्या होता है? खटपट। हाँ, इनके बीच में होता है केओस, कंफ्यूजन, और कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े तक हो जाते हैं। और प्रॉब्लम किसका है कि जो भी मैनेजर्स हैं, मैंने कहा हर डिपार्टमेंट के अपने मैनेजर हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर है, मार्केटिंग का अपना मैनेजर है। तो ये मैनेजर्स क्या करते हैं? सिर्फ अपने फंक्शनल एम्पायर का ध्यान रखते हैं। नतीजा क्या होता है? इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी, दैट इज एनिमिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत चांसेस है कि ऐसा हो। तो अब क्वेश्चन है कि कहां जरूरत है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की? फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कहां पड़ेगा? तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट उनके यहां हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। मतलब या तो वो कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, सिंगल रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, उनके यहां पॉसिबल है। मैंने एग्जांपल दिया अप्सरा पेंसिल्स, हाँ, यहां मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कैमलिन्स, ये स्टेशनरी प्रोडक्ट भी बनाने वाली कंपनी है दूसरी। एक होटल भी ले लो, हाँ, एक सिंगल होटल जो आपके शहर में कोई बड़ा होटल है, वहां पे भी फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस और मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर चलेगा। उनमें नहीं चलेगा जहां मल्टी प्रोडक्ट बनते हैं, उनके लिए नहीं है। मतलब जहां डाइवर्सिफिकेशन है, जहां वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, वहां ये फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। आइए, तो वहां क्या काम करेगा? वहां काम करेगा डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइए समझते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटीज होती है वो प्रोडक्ट के बेसिस में डिवाइड की गई होती है। किस बेसिस पे? एक्टिविटीज को प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। मतलब यहां पर हर एक प्रोडक्ट एक सेपरेट डिवीजन बन जाता है और हर डिवीजन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में एक कंपनी है, चलिए मैं लिखता हूं कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम करते हैं कौन? अलग अलग हेड्स। जैसे इस कंपनी में बनता है स्टेशनरी प्रोडक्ट, ये कंपनी स्टेशनरी क्या सामान बनाती है? हाँ, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, नोटबुक बनाती है। ये कंपनी कॉस्मेटिक का सामान बनाती है, साबुन, तेल, शैम्पू बनाती है। ये कंपनी बिस्किट्स बनाती है, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स बनाती है, टॉफी बनाती है। और ये कंपनी होटल्स में भी डील करती है। ये कंपनी मतलब हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, होटल मतलब हॉस्पिटैलिटी। ये कंपनी सिगरेट्स भी बनाती है, टोबैको प्रोडक्ट्स भी बनाती है। क्या कोई एग्जांपल दूं ऐसी कंपनी का जो इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती है? एक एग्जांपल है इसका आईटीसी, नाम सुना होगा। ये भारत की एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, मल्टी मिलियनर है, मल्टी
मल्टीनेशनल कंपनी है, भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है इंडियन टोबैको कंपनी। पहले ये इसका काम सिर्फ सिगरेट का था, पहले ये सिगरेट बनाती थी, जो भारत के जितने बड़े सिगरेट ब्रांड्स है सब इसी के पास थे। पर जैसे जैसे सिगरेट पे गवर्नमेंट ने रोक लगाई, उस पर टैक्सेस बढ़ाया, उसकी बुराइयां लोगों को पता चली, इसने अपने सिगरेट्स के प्रॉफिट को अपने होटल वाले बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। इसने कन्फेक्शनरी का भी, टॉफी बिस्किट्स का भी इनका काम है, और तो और इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं और स्टेशनरी है। इनके स्टेशनरी प्रोडक्ट को आप जानते होंगे, या मैं बात कर रहा हूं आईटीसी का, ये डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, क्योंकि इसके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो हर प्रोडक्ट अपने आप में एक डिवीजन है। जैसे मैंने कहा स्टेशनरी, इनके स्टेशनरी प्रोडक्ट को आप लोग यूज करते होंगे। हाँ, आपने जो नोटबुक और पेन आजकल यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं क्लासमेट्स की, ये इन्हीं का प्रोडक्ट है क्लासमेट। इनका क्लासमेट नाम का जो ब्रांड है वो यही काम करता है। और एग्जांपल जानना चाहते हैं कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में इनका आता है फयामा डिविलिस, आप सुना है फयामा डिविलिस, इसके शैम्पू सोप्स ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं। कन्फेक्शनरीज में टॉफी बिस्किट्स में ये काम करते हैं, सनफीस्ट करके बिस्किट्स आता है, इनका नाम सुना होगा। होटल में इनके पास जिंजर और वेलकम ग्रुप नाम के इनके पास होटल है। सिगरेट में विल्स है, मॉलबोरो है, देखा वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, जो हर एक प्रोडक्ट के अंदर, अब जैसे कहा स्टेशनरी के अंदर ही क्या होगा, इनके पास स्टेशनरी में ही प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, स्टेशनरी में ही सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, स्टेशनरी में ही अकाउंट्स एंड फाइनेंस होगा। तो इसका मतलब है फंक्शन तो है, पर इंडिविजुअली अलग अलग प्रोडक्शन के हिसाब से है। सो डिवीजन बना दिया गया, तो प्रोडक्ट को यहां पे मेन माना गया है डिवीजन का, ठीक है। मतलब बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, ऑन द बेस ऑफ द प्रोडक्ट है, इसी को कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यह कहां कहां अप्लाई होगा, तो जो बड़ी कंपनियां होंगी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती होगी, मैंने एक एग्जांपल दिया आईटीसी, दूसरा एग्जांपल भी दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके लक्स साबुन आते हैं, सिंथॉल आता है, रेक्सोना आता है, बहुत सारे डीओ स्प्रेज आते हैं। वो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे, एक बड़ी कंपनी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती है, वाइड वैरायटी प्रोडक्ट बनाती है, और वो यही, हाँ तुमको बताना है, यस तुम लोगों को कमेंट करके बताना है, मल्टी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ही यूज करेगी। तो अब इसके फायदे क्या है, तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, उसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे, और उसके डिसएडवांटेज यहां पर एडवांटेज बन जाएंगे। जैसे एडवांटेज क्या है डिविजनल का, जैसे मैंने कहा आईटीसी, मैंने एग्जांपल दिया, आईटीसी कंपनी एक डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाली कंपनी है। क्या एडवांटेज है इसका, इसके पास प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ज्यादा डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कम प्रॉब्लम्स है, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। और क्या है, इसमें प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना, नए प्रोडक्ट्स को, लाइंस को जोड़ना, डाइवर्सिफाई करना बहुत इजी है इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार है। और क्या है, इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, इसके लिए इनके पास फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, साथ में इसके पास ढेर सारे टैलेंटेड मैन पावर है, इसके पास स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स जो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट में, उनको वो शिफ्ट कर सकते हैं। और क्या खास बात है, इसमें परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स करना इसमें आसान है। इससे पहले पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती थी, क्योंकि अगर मैंने कहा स्टेशनरी नहीं बिक रहा है आईटीसी कंपनी का, तो स्टेशनरी डिपार्टमेंट की फॉल्ट है, होटल वाली इंडस्ट्री की या उनके सिगरेट वाला जो काम है उनकी तो फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है। इनके लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन करना बहुत आसान है, क्योंकि बिना पुराने सेटअप को डिस्टर्ब किए नया इन लोग क्या कर सकते हैं, ये नया ब्रांचिंग कर सकते हैं, नया डिवीजन ला सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, एडेप्टिव सिस्टम है, बदलते समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, एक तरह का कॉन्ग्लोमरेट है ये। हाँ, बड़ा स्ट्रक्चर है इनके पास। कुछ बुराइयां भी हैं, डिविजनल की भी कुछ बुराइयां हैं। पहली बुराई है डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, हर एक को फैसिलिटी चाहिए। अगर आप बात करेंगे स्टेशनरी डिपार्टमेंट की, तो उनको जो फैसिलिटी चाहिए वैसे ही सबको फैसिलिटीज चाहिए, तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे इनको। और क्या प्रॉब्लम है, आइए समझते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज इनके पास अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज इनको नहीं मिल पा रहा है। और क्या बुराई है, देखिए
एक और डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। तो अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं। यूजुअली इन लोग के पास बड़े सेटअप अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हो सकता है इतना रिक्वायरमेंट ही ना हो, ये प्रॉब्लम है इनके पास। और प्रॉब्लम किस चीज की है, हर मैनेजर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को फोकस करता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस नहीं करता है। इसका मतलब है जो स्टेशनरी का काम कर रहे हैं उनको दूसरे प्रोडक्ट्स, मान लेते हैं स्टेशनरी के अलावा, मैंने कहा आईटीसी का एग्जांपल दिया था, होटल का काम हो रहा है, उनके पास कन्फेक्शनरी का काम हो रहा है, उनके पास सिगरेट्स का काम है, उनसे मतलब नहीं है। सब अपने अपने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का तो बहुत चांसेस है, जहां ढेर सारे लोग होंगे, कहते हैं ना जहां ढेर सारे बर्तन होंगे वहां शोर तो होगा ही होगा। तो अलग अलग मंशा के, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, तो उनके बीच में क्लैश तो होना ही होना है। तो कहां सुटेबल है ये स्ट्रक्चर, कहां काम आने वाला है, तो वहां जहां पे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा और जहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अलग अलग मेथड इस्तेमाल हो रहा है, वहां इस्तेमाल होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। चलो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर को एक बार और देखते हैं, डिफरेंस के रूप में देखते हैं। सबसे पहला डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस, पहला पॉइंट है, बेसिस लिख दिया करिए, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला बेसिस है फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसका फॉर्मेशन किस बेसिस पे है, प्रोडक्ट के लाइन के बेसिस पे है। इसमें स्पेशलाइजेशन कैसी है, फंक्शनल, इसमें स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट की। इसका यूनिट है फंक्शनल डिपार्टमेंट, इसका है प्रोडक्ट डिवीजन। इसमें कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है, तालमेल बैठाना मुश्किल है, इसमें थोड़ा आसान है। ये सस्ता पड़ता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्यों सस्ता है, लेस रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और इसको बहुत महंगा है, क्योंकि जितने ज्यादा डिविजन्स होंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। और तो और प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स नहीं की जा सकती है, इसमें फिक्स करना आसान है। इसमें मैनेजर्स, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। ऑटोनॉमी इसमें कम है, इसमें ऑटोनॉमी ज्यादा है। एंड लास्ट, डू यू कैन डू। तो इतने डिफरेंस करने हैं क्या, 8-8 10-10 करने, नहीं नहीं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब 6 5 6 5 6, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं बढ़िए, ठीक है। चलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बात करते हैं। जब हम बात करें कि अगर कोई काम आपको पास ऑन कर दिया जाए तो वो डेलीगेशन है। जैसे आपकी मदर आपको बोलती है जाओ बेटा मैगी ले आओ बेटा बाहर से, घर में मैगी खत्म हो गई है, तो तुम जाते हो और ले आते हो, तो डेलीगेशन हो गया। तो जो ऐसा काम जो रूटीन नेचर का है, हाँ मैं घर का एग्जांपल दे रहा था, तो रूटीन नेचर का काम है, उसे क्या किया जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है, और अपने कोर काम को, अपने मेन काम को आप अपने पास रखिए। बस ऐसे को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे मैनेजर शेयर करता है अपना कुछ काम, अपनी कुछ अथॉरिटी किसके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, अपने सबऑर्डिनेट। तो अथॉरिटी को जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को क्या देता है, कोई काम दे देता है। मैंने बताया यूजुअली रिपीटेटिव नेचर का काम देता है। आइए मीनिंग से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटी, क्या करना, ड्यूटी असाइन करना, एंट्रस्टिंग अथॉरिटी, साथ में उसको अथॉरिटी देना उस काम को करने की, और इंपोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस पर जिम्मेदारी डाल देना कि ये ऑब्लिगेशन है तुम्हारी, तुम्हारा ये काम होना चाहिए, ठीक है। अब डेलीगेशन का मतलब है, क्या मतलब है, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट में रहना, ये है डेफिनेशन बाय थियो हायमैन। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेलीगेशन का याद रखिएगा। डेलीगेशन एक बेसिक फंक्शन है जो हर मैनेजमेंट को करना है। आप इमेजिन करिए कि छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा स्टोर जिसमें आप जा रहे हैं, जनरल स्टोर टाइप का ले लीजिए, डिपार्टमेंट स्टोर ले लीजिए, बिना डेलीगेशन के वो चल ही नहीं सकता। मालिक ही सोचे कि मैं ही जाऊं, लोगों को सामान दिखा दूं, मैं ही डिस्प्ले पे सामान सजा दूं, मैं ही झाड़ू लगा दूं, मैं ही स्विच ऑन ऑफ करूं, मैं ही शटर अप करूं, जी नहीं 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 नहीं, ये मालिक इतना काम नहीं कर सकता, उसको इसके लिए डेलीगेट करना पड़ता है। कुछ ही काम वो अपने ऊपर लेता है, जो वो कोर काम होता है वो अपने पास रखता है, समझ गया ना। बाकी सारे काम वो जो रेगुलर रूटीन नेचर का है वो सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। तो डेलीगेशन मींस शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी, अपने काम को डेलीगेट करना। और कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जो एंटायर काम खुद करता है,
वैसे भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि तब आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका टास्क पूरा नहीं हो पाएगा या आप ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। यस, एक मैनेजर सोचेगा सब मैं ही कर दूं। सोचिए आपके स्कूल का प्रिंसिपल ये सोचे कि स्कूल के सातों पीरियड मैं ही पढ़ा दूं, मैं ही घंटी बजा दूं, मैं ही गेट खोलूं बच्चों को मॉर्निंग में, है ना, एंट्री में मैं ही रहूं, असेंबली में भी मैं ही खड़ा रहूं। अरे भाई, आदमी है कि जिन्न है प्रिंसिपल? तो पॉसिबल नहीं है ना, समझ गए? तो यही चीज रियल लाइफ में भी है। काम को उन्होंने बांट रखा है, गेट को संभालने के लिए गार्ड्स रखे हैं, असेंबली को संभालने के लिए क्वायर ग्रुप बनाया गया है, क्लासेस को देने के लिए अलग अलग ग्रेड्स में टीचर हैं, जूनियर ग्रेड के लिए पीआरटी है, उसके ऊपर टीजीटी है, फिर आपके सीनियर क्लास की पीजीटी टीचर्स हैं। देखा, सब काम के लिए क्या कर रखा है, डेलीगेशन। बात करते हैं, डेलीगेशन इज ऑलवेज डन विद सर्टेन लिमिट्स। मतलब हम जब सबऑर्डिनेट्स रखते हैं तो उनको एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही पावर देते हैं। डेलीगेशन का यह भी मतलब है कि मैनेजर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेगा। इसका मतलब है सबऑर्डिनेट्स अगर काम नहीं कर रहे हैं जो आपने उसको असाइन किया था, तो वो जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बच नहीं सकते डेलीगेशन करने के बाद। अच्छा, डेलीगेशन देने वाला चाहे तो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस भी ले सकता है, आपकी अथॉरिटी कैंसिल भी कर सकता है। और डेलीगेशन एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये काम करो, इसीलिए डाउनवर्ड नेचर का। आइए समझते हैं इसके एडवांटेज। ध्यान से समझिएगा एडवांटेज, क्योंकि इसके एडवांटेज कर लेंगे तो आपको आगे जो एक टॉपिक आने वाले हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला फायदा है रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। जो सुपीरियर्स बैठे हैं टॉप पे, उनका काम हल्का हो जाता है, उनका बर्डन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो रूटीन नेचर का काम है वो सबऑर्डिनेट्स को कॉन्सेंट्रेट दे देते हैं। इससे फिर वो क्या कर पाते हैं, जो मेन काम है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर है, उस पर वो ध्यान लगा पाते हैं। क्योंकि मैंने कहा था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नहीं समझे? अगर आप सारा काम करने की कोशिश करेंगे, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। और समझ में आया कि नहीं? जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। नहीं सुना था ये वाला ना? चलो, इसका मतलब है इसमें काम उसी को देना है डेलीगेशन में जो उस काम को अच्छे से कर सकता है, ताकि वो एक्चुअली में उस टास्क को परफॉर्म कर सके। तो स्केलर चेन क्रिएट करते हैं डेलीगेशन में। क्या बताते हैं इसमें? इसमें ऑर्डर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से अथॉरिटी फ्लो करेगी, और हमेशा अथॉरिटी टॉप टू बॉटम जाएगी, बॉटम से टॉप अथॉरिटी कभी भी नहीं जाती है। ठीक है, इससे डिसाइड होता है हायरार्की। ऑब्वियस बात है, सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, डेलीगेट करेगा। सभी भी सबऑर्डिनेट सुपीरियर को डेलीगेट नहीं कर सकता। और क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, डेलीगेशन करने के कारण धीरे धीरे फर्म में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जब एक व्यक्ति को बार बार एक नेचर का काम करवाएंगे तो उस काम को करने में वो माहिर हो जाएगा, हम कहते हैं वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अब एक ही बंदे से आप बार बार अकाउंट्स बनवाइए, बिल बनवाइए, प्रिंट करवाइए कि तुम ही अकाउंट का बिल प्रिंट करो, तुम ही क्या करो, कस्टमर्स के लिए बिल छापो, प्रिंट करो, तो वो कंप्यूटर में फास्ट हो जाएगा, बिल प्रिंट करने में तेज हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, समझ गया? तो ये क्या है, डेलीगेशन। डेलीगेशन से स्पेशलाइजेशन होता है, डेलीगेशन से क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि बार बार आपको क्या करना है, डिसीजन लेना नहीं है। डिसीजन इज ऑलरेडी नोन, सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को ऑलरेडी अपना डिसीजन बता चुके होते हैं, बार बार कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक फायदा और भी है, अगर हम सबऑर्डिनेट्स को कोई टास्क दे रहे हैं, कोई अथॉरिटी दे रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स में भी अपनापन जनरेट होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होती है, उसे इनिशिएटिव लगता है, उसे लगता है अरे वाह, मतलब सुपीरियर ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे ये काम दिया, तो वो और एंथुजियास्ट होकर के और जोश में होकर काम करते हैं। सो इट लीड्स टू मोटिवेशन, क्योंकि उनको सेंस ऑफ रिकॉग्निशन लगता है। सोचिए क्लास में जब आप छोटे थे, जूनियर क्लास में थे, अभी नहीं, जूनियर क्लास में थे, आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता था कि तुम क्लास के मॉनिटर हो, तो सीना फूल जाता था, मैं क्लास का मॉनिटर, हाँ चलो तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम लिख देंगे। तो एक पावर मिल जाता था, है ना, एक अथॉरिटी मिल जाती थी कि क्लास को माइंड करना है, डिसिप्लिन करना है। तो सेंस ऑफ मोटिवेशन, हाँ, टीचर्स की नोटबुक घर नीचे तक पहुंचाना है, स्टाफ रूम तक ले जाना है, क्या कहते हैं? तो ये था मोटिवेशन, है ना। डेलीगेशन से मोटिवेशन भी होता है। और क्या होता है डेलीगेशन से? बिजनेस की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को भर्ती किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं,
चलो, डेलीगेशन करने के लिए 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, डिसीजन लेना। कमांड मतलब ऑर्डर, इसका पावर। और हमेशा किसके पास अथॉरिटी होती है? हमेशा सुपीरियर के पास होती है। तो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल, अथॉरिटी मींस राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। लोगों को ऑर्डर देना और फिर उनसे वो देखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अथॉरिटी एक राइट होता है, एक लीगल राइट होता है। अथॉरिटी में आपके पास राइट होता है ऑर्डर देने का, पर याद रखिएगा जब भी आप अथॉरिटी देंगे तो एक लिमिट के साथ देंगे। किसी को भी अनलिमिटेड अथॉरिटी मत दीजिएगा, वरना वो आपके कहने के बियॉन्ड चला जाएगा। अब अथॉरिटी और पावर लोग कंफ्यूज करते हैं, क्या दोनों सेम है? आइए 2-3 डिफरेंस से समझते हैं। तो अथॉरिटी कौन देता है? राइट टू डू समथिंग देता है, जबकि पावर क्या करता है? एबिलिटी होती है। आपके पास है स्विमिंग करना आता है, आपको अकाउंट्स बनाने आता है, आप अकाउंटेंट हैं, तो ये आपका पावर है, ठीक है। दूसरा आता है अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन की वजह से मिलती है, पावर आपको खुद की वजह से आता है। आपके अंदर वो पर्सनल स्किल है, एबिलिटी है, वो है आपका पावर। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, डेलीगेट की जा सकती है। पावर ऑल डायरेक्शन में फ्लो करता है और हम किसी अपने को पावर नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा, मुझे स्विमिंग करना आती है, मुझे अकाउंटिंग बनाना आता है, मुझे बैलेंस शीट बनाना आता है, लोगों के अकाउंट्स को ऑडिट करना आता है, तो ये पावर है मेरे पास। आप समझ गए? 2-3 से आप डिफरेंस कर लेंगे। आइए बात करते हैं। अथॉरिटी को 3 तरीके से मिल सकती है। एक फॉर्मल अथॉरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर देते हैं आपको एक रिटर्न पावर मिलता है कि आपके पास ये पावर है। दूसरा होता है कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी है जो आपकी कैपेबिलिटी की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी एबिलिटी की वजह से आपको मिल गई है। आप किसी चीज में माहिर थे इसीलिए मिल गई है। और तीसरी है एक्सेप्टेंस। लोगों ने आपके ऑर्डर को मानना शुरू कर दिया है। आप ऑर्डर दे रहे थे और लोग मान रहे थे। समझ गए? एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। बात करते हैं अथॉरिटी का। यस, तो ये पहला एलिमेंट है। मैंने कहा था डेलीगेशन के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी काम को करने की जिम्मेदारी, हम इसे कहते हैं ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। जो आपको ड्यूटी दी गई है आप उसको करिए। ये करना, जो काम दिया गया है, वो आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेशन कर ले तो ऑब्लिगेशन of a subordinate to whom a duty has been assigned to perform a duty। मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको ड्यूटी दी कि जाओ बाजार से जाकर के मैगी ले आओ, तो आप जा रहे हैं पैसे लेके बाजार से मैगी खरीद के आ रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आता है डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्या है। तो अथॉरिटी मैंने कहा एक तरह का राइट है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की ऑब्लिगेशन है। अथॉरिटी राइट होता है, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अथॉरिटी की ओरिजिन, अथॉरिटी कहां से आती है? अथॉरिटी आती है आपके पोजीशन से। आपकी पोजीशन, प्रोविजन से नहीं, पोजीशन से आती है। अच्छा, अथॉरिटी कैन बी, यस, अथॉरिटी कैन बी इम्पर्सनलाइज्ड, पद से आती है, पोजीशन से आती है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन से आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पर्सनलाइज्ड, मतलब जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्टिकुलर पर्सन है। और अथॉरिटी किसके हाथ में है? कोई इम्पर्सन भी है। अर्थात जैसे मैंने कहा कोई किंग है ना, कोई क्वीन है, तो उसके पास क्या है? एक अथॉरिटी है। अब वो व्यक्ति इम्पर्सनल है, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन पे उस टॉप पोजीशन में बैठा है उसके पास वो पावर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है। डेलीगेशन, तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। हाँ, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। फ्लो, जब हम बात करते हैं अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। बहुत सारे डिफरेंस हो गए। चलिए तीसरा और आखिरी एलिमेंट, मैंने कहा था 3 एलिमेंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, डेलीगेशन में, है ना। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी, मतलब हिसाब दो, अब जवाब दो। तो अकाउंटेबिलिटी अगेन एक तरह की ऑब्लिगेशन है। अकाउंटेबिलिटी में पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर टास्क नॉट असाइन टू हिम। जो आपको जिम्मेदारी दी थी, अगर आपने वो काम पूरा कर लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आप उसका जवाब दे सकते हैं। और जो आपको नहीं दिया गया था, कहेंगे मेरी क्या मर्जी।
अच्छा, अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड मूव करती है, क्योंकि अगेन ये सबऑर्डिनेट अकाउंटेबिलिटी कौन देता है? सुपीरियर को देता है। अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट के रूप में आती है। आइए अब तीनों में डिफरेंस एक साथ एक जगह पे देखते हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। पहला मीनिंग, तो अकाउंटेबिलिटी का सॉरी अथॉरिटी का मीनिंग क्या बताया? डिसाइड करने का पावर, कमांड करने का पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताया? ऑब्लिगेशन होती है। और अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? आंसरेबिलिटी होती है, आप आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। डेलीगेशन, अथॉरिटी को कैन बी डेलीगेटेड, इसको डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, इसको भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। मेरा जवाब मैं दूंगा, कोई और नहीं दे सकता मेरे बदले। समझ में आया? ओरिजिन, तो अराइज फ्रॉम अ फॉर्मल पोजीशन, अथॉरिटी आपको पोजीशन की वजह से मिली है, ये डेलीगेट हुई है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था तभी आपको जवाब देना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी बनेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। नेक्स्ट है फ्लो डाउनवर्ड, फ्लो अपवर्ड, फ्लो अपवर्ड। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगी। आइए बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर इन दी हैंड ऑफ अ फ्यू और अ सिंगल इंडिविजुअल आ जाए तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। बात करते हैं तुम्हारे घर की, समझाने के लिए कि तुम्हारे घर में जो दादाजी हैं वो सबसे बड़े हैं। एग्जाम्पल है, अब दादाजी पूरे घर में कंट्रोल रखते हैं, दादाजी ही डिसाइड करते हैं घर में क्या होगा। अगर कोई घर में फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, किस गेस्ट को बुलाया जाएगा, क्या अरेंजमेंट्स होंगे, सब डिसीजन लेने वाला बंदा एक है, बाकी सब लोग उसके डिसीजंस पे काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल है सेंट्रलाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन, चलो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, एक छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर लेते हैं, एक कोई बिजनेस की जनरल स्टोर समझ लेते हैं। तो वहां एक मालिक होता है, एक सुपरवाइजर होता है, वो ही डिसाइड करता है कि मेरी शॉप पे क्या प्रोडक्ट होगा, मैं कितने में बेचूंगा। सेंट्रलाइजेशन समझ में आया? जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? एक सिंगल इंडिविजुअल के पास है या फ्यू लोगों के पास में है। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेंट्रलाइजेशन ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और अब बात करो रिलायंस की, सोचो हर डिसीजन लेने के लिए लोग अंबानी जी को फोन कर रहे हैं, मुकेश जी हमें बताइए कार कितनी बनाएं। क्या कहते हैं? मुकेश जी बताइए हम सीमेंट कितना बनाएं। मुकेश जी बताइए जियो में कॉल का रेट क्या रखें। अरे भैया, वैसे रिलायंस की कार नहीं बनती है, टेंशन ना लो, पर उसके कार मार्केट्स में पैसे लगे हुए हैं। हाँ हाँ। तो बताना क्या चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। हर काम के लिए सुपीरियर्स को क्या किया गया है? एम्पावर किया गया है। वो भी कहां तक? अप टू द लास्ट लेवल तक, आखिरी के पावदान पे खड़े व्यक्ति को भी एक अथॉरिटी दी गई है। इसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें एक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी को स्प्रेड करना, अथॉरिटी को बांट देना। कब तक? एट ऑल डिपार्टमेंट्स में बांटना, ऑल लेवल्स में बांटना, ताकि वहां डिसीजन हो सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा काम है। सिर्फ अथॉरिटी नहीं देते हैं, बल्कि उनको पावर्स देते हैं डिसीजन लेने के साथ साथ काम कराने के। चलो एक आसान सी डेफिनेशन देखेंगे जिससे आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों याद हो जाएगा। एक डेफिनेशन, हाँ पापा की डेफिनेशन है ये। मैं इसको पापा इसलिए बोलता हूं क्योंकि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। कौन? हेनरी फेयोल जी। तो everything which goes to increase the subordinate role is decentralization। जिस भी चीजों से सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ता है, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, समझ जाओ हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। और उसका उल्टा कर दो, everything which goes to decrease the role of subordinate, it is called as centralization। जब हम सबऑर्डिनेट्स को कम रोल देंगे, कम इंपॉर्टेंस देंगे, समझ जाओ हम सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। आइए एक जगह डिफरेंस भी देख लें, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मीनिंग से समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी टॉप लेवल के पास रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी हर लेवल के पास होती है। आगे रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स का रोल बहुत कम है, मिनिमम रोल है। इसमें सबऑर्डिनेट्स का ही मेजर रोल है। इसका मेन पर्पस क्या है? डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खुद करना। इसका मेन मकसद है डिसीजन फास्टन करना, मोटिवेट करना, सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करना हायर टास्क के लिए।
इसमें बर्डन टॉप पे बहुत हैवी होगा, क्योंकि सारा काम टॉप मैनेजमेंट कर रहा होता है, सारा काम एक सुपीरियर कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ सुपीरियर्स कर रहे होते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट्स पे सारा पावर चला जाता है, तो सुपीरियर पे बर्डन कम रहता है। ये किन के लिए पॉसिबल है, सुटेबल है? सेंट्रलाइजेशन किस संस्थाओं के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल है? सुटेबल फॉर दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने एग्जांपल दिया, जनरल स्टोर, एक छोटी फैक्ट्री, हाँ एक कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वहां पॉसिबल है। और ये किसके लिए पॉसिबल है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। मैंने एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स, हाँ आयरन एंड स्टील कंपनी, या रिलायंस कर लो, ऐसे बड़े ग्रुप के लिए चलता है डिसेंट्रलाइजेशन। याद करिए ये मीनिंग अब आपको जो मेरिट्स है अब आपको रटने नहीं है, क्योंकि ये मेरिट्स आपको सिमिलर टू डेलीगेशन लग आएंगे। हेडिंग मत चेंज करिएगा, हेडिंग यही रखिएगा, पर आपको जो मेरिट्स है वो सिमिलर टू डेलीगेशन समझ में आएंगे। तो अगेन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप एग्जीक्यूटिव्स का बर्डन कम हो रहा है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को काम बांट दिया गया है। मोटिवेशन भी होगा, मैंने कहा था सबऑर्डिनेट्स को काम देंगे तो वो अपने आप को महसूस करेंगे कि मुझ पर जिम्मेदारी दी गई है। दे फील सेंस ऑफ लॉयल्टी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और बेटर डिसीजन भी होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स वो काम करेंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं। नए नए चीजें आएंगी, इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी आएगी, नए मैनेजर्स डेवलप होंगे, क्योंकि यही सबऑर्डिनेट जो बेटर परफॉर्म करेंगे धीरे धीरे प्रमोट होते हुए टॉप पे चले आएंगे। हाँ आप देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में जो बहुत अच्छा कर रहे होते धीरे धीरे सुपीरियर्स उनको ऊपर ले जाते हैं। थोड़ी चापलूसी चालाकी चलती है, पर असली में आपका हुनर काम करता है, आपका टैलेंट काम करता है। चलिए डीमेरिट्स देखें। डीमेरिट सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन में यही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं हो पाता है, क्योंकि एक यूनिट दूसरे यूनिट को क्या करना चाहती है, हराना चाहती है, नैरो पर्सपेक्टिव से देखती है। और प्रॉब्लम किसकी है? अगर सारा काम सबऑर्डिनेट्स को बांट दे देंगे तो उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए एक रूपता जिसे कहते हैं नहीं बन पाती है। खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप सबऑर्डिनेट रखें वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, और साथ में उनको उतने रिसोर्सेज भी तो देने पड़ेंगे ना। आपने मैनेजर बना दिया तो क्या सड़क पे बैठा देंगे? अरे मैनेजर बनाया तो मैनेजर को कमरा दोगे, उसको एसी ऑफिस दोगे, आने जाने का भाड़ा दोगे, गाड़ी दोगे, रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं उसके लिए? समझ गया ना? तो इसीलिए इट इज वेरी हैवी। और क्या प्रॉब्लम है? छोटी फर्म के लिए तो संभव ही नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन कर पाना। एंड लास्ट एक्सटर्नल कंस्ट्रेन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज, फॉर एग्जाम्पल दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे कम कॉस्ट में वही काम कर ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 2। यकीन जानिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, और आप मेरे जो यस मेगा स्टार्स हैं, मैंने ये आपके लिए स्पेशली बनाया है। लाइक करिए और प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस और आ रहे हैं। बाय, टेक केयर।